अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं मैं नहीं मान रहा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अच्छा, तो आर्ग्यूमेंट ये चल रही है कि मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स कोल्ड बट एटलीस्ट वो फील आ गया है कि सर्दियों का मौसम है। अब्दुल्ला, व्हाट एल्स डू यू वांट? अब बर्फ तो नहीं पड़ने वाली कराची में। थोड़ी तो सर्दी महसूस हो, मतलब अगर कराची में कभी कभी दिन में आपको हल्की स्पीड पे पंखा चलाने की दिसंबर के में जरूरत पड़ जाए तो ये कोई सर्दी होती है? नहीं तो कौन सा दिसंबर आपने देखा है जिसमें पंखे नहीं चले? कराची में थोड़ा सा पंखा ऑन होना होता है, यू नीड दैट एयर सर्कुलेटिंग। कमजोर है और मैं भूल गया था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर आ गया है, मतलब थोड़ी सर्दी तो पड़ जाएगी, लेकिन यू प्रॉब्लम बिकॉज़ अदरवाइज बाकी जो शहर है उनको लग रहा है कि मौसम मेरी जो बात है ना उसको तकवीयत इससे मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ इससे इसलिए तकवीयत मिल रही है कि मुल्क में जारी मौसम सरमा के दौरान गैर मामूली सर्दी पड़ने के इम्कानात अब महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि कम हो गए हैं। बल्कि मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि रवा सीजन में किसानों को खुश्क साली जैसी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ेगा। पानी की कमी होगी, बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी दिसंबर जनवरी में भी जो है वो मुतासर होंगी और खास तौर पे जनवरी में जो बर्फ पड़नी होती है वो भी कम होगी, वो मामूल से कम होगी। शुमाली पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी के दरमियान बारिशें कम होंगी। अलबत्ता जनवरी के बाद मामूल की बारिशें मुतवक्के हैं, तो वो वाली बारिश हो जाएगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। पहले कुछ जो है माहिरीन कह रहे थे ना कि रवा सीजन जरा ज्यादा सर्दी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ऐसी बात हुई थी ना, रिमेंबर वी वर आल्सो हैविंग दिस कन्वर्सेशन के सर्दी बहुत ज्यादा होगी इस बार, बड़ी सख्त होगी, ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी एंड ऑल दैट। तो रवा सीजन में जी सर्दी मामूल के मुताबिक ही रहेगी। जनवरी के बाद शुमाल मगरबी हवाएं जो हैं वो चलेंगी, जिससे सर्दी की 2-3 लहरें जो हैं वो आएंगी। अब वो होता है महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सर्दियों की बारिशें होने का इम्कान भी है, तो ये भी हो सकता। ये सारे फोरकास्ट हैं, अब हो ना हो दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन एज वी स्पीक उस तरह सर्दी नहीं है जिस तरह हमने पिछले कुछ सालों में देखी है। ओके, यू हैव इट। हाँ, हो गया नहीं है। अगर मतलब आपको शायद सुन के मायूब लग रहा होगा कि हम पंखा हल्का चलाने की बात कर रहे हैं। इन्हें पता है कि हम कराची में बैठे हुए हैं। कराची में थोड़ा सा पंखा सर्दियों में ऑन होता है और दोपहर में पूरा फुल स्पीड पंखा ऑन होता है और गाड़ी के अंदर एसी। तो फिर मुझे बताइए कोई सर्दी हुई? Who are you complaining to? हाँ, अभी जरा हम इसी पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद अफजाल साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अफजाल साहब, अभी हम जियो न्यूज़ पे एक रिपोर्ट भी देख रहे थे जहां सेब के बागात मुतासर हो रहे हैं क्योंकि मतलूबा मिकदार में बारिशें नहीं हो रही हैं। ये खुश्क साली, खुश्क सर्दी वाला जो सिलसिला है ये कितना तबाहकुन हो सकता है या हो रहा है हमारे लिए? वैसे ये क्यों है, ये भी जरा एक्सप्लेन कर दें कि इस बार सर्दी उस तरह क्यों नहीं है और बारिशें भी नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया आज के प्रोग्राम में। तो मैं आपकी दिलचस्प गुफ्तगू अभी सुन रहा था पर्टेनिंग टू सर्दी, और उस तरह से फील नहीं हो रहा। और उसमें एक रिपोर्ट भी कुछ अर्सा पहले आई थी और आपके चैनल से भी एक रिपोर्ट चली है जिसमें कि ये कहा गया है कि माहिरीन ने ये कहा है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी स्नोफॉल के तूफ़ान आएंगे और इस तरह की कुछ थी। लेकिन उस रिपोर्ट की आज तक मुझे नहीं समझ आई कि वो उस रिपोर्ट की बुनियाद क्या है, वो कौन से माहिरीन ने इशू की है और कहाँ से वो चली है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लानीनिया चल रहा है इस सीज़न के दौरान, अब मैं आपके नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि लानीनिया क्या होता है। लानीनिया सादा लफ्ज़ों में कहें कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, साउथ अमेरिका का जो मगरबी साहिल है उसके पास जो ऑसिलेशन है इसकी टेम्परेचर की, समंदर के टेम्परेचर की, तो उसमें जो पॉजिटिव फेज़ होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको एल नीनियो कहते हैं, और जब टेम्परेचर वहाँ पे कूल हो जाते हैं तो उसको लानीनिया कहते हैं। तो अभी लानीनिया जो है इस वक्त चल रहा है जो कि वीक लानीनिया है। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आ रहा हूँ कि जैसे हुमा ने कहा कि ये इसकी वजह क्या है। तो ये लानीनिया जो परसिस्ट कर रहा है ये एक एक्सटर्नल फोर्सिंग है जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देती है। इस लानीनिया के दौरान होता क्या है कि जो मैरीटाइम कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, यहाँ पे इस नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और उसके सराउंडिंग सी में जो वेदर एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और उस वेदर एक्टिविटी के ज़्यादा हो जाने से जो इर्द गिर्द का मॉइस्चर है, इवन इंडियन कॉन्टिनेंट से भी जो मॉइस्चर है वो उसकी तरफ कॉन्सनट्रेट हो जाता है।
तो ये एक वजह बनती है कि जब लानीनिया होता है तो यहाँ पे पाकिस्तान में ड्राई सीजन होता है और रेनफॉल को सप्रेस करता है। दूसरा जो है फैक्टर वो एक हमारा लोकल फैक्टर है, यानी हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है और जो स्मॉग है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ड्रॉप हो जाती है और उससे ग्राउंड इन्वर्जन बनती है। जब इन्वर्जन बनती है तो जो एटमॉस्फेयर है वो सारी की सारी एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाती है। तो उसमें जब डिफरेंट एमिशंस उसमें ऐड होती हैं, उसमें डिफरेंट गैसेस ऐड होती हैं, तो वो स्मॉग की सूरत हाल बन जाती है। तो अब कम बारिशों से स्मॉग जनरेट होती है और स्मॉग की वजह से कम बारिशें होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक का विशेष साइकिल है जो कि इस सीजन में चलता है और उससे बारिशें जो है हमारी सप्रेस हो जाती हैं। और हमने कुछ सालों से देखा है कि हमारी विंटर्स ड्राई ही चल रही हैं। अब बताइएगा, बारिशों की ज़ाहिर फसलों को भी ज़रूरत होती है, बर्फ़बारी बड़ी ज़रूरी है पहाड़ों पर जो होना, क्योंकि हमारे दरियाओं में पानी का बहाव का एक हिस्सा उस पर भी मुनहसर होता है। तो बर्फ़बारी भी कम होगी क्या पहाड़ों पर? जी बिल्कुल, इस दफ़ा स्नोफॉल भी लेट विंटर में होगी और जनवरी के बाद ही होगी। अब ये भी हम पैटर्न बड़े अच्छे से नोट कर रहे हैं कि लेट विंटर में स्नो होती है। जी, मार्च तक स्नोफॉल हो रही होती है, फरवरी मार्च में। उसका नुकसान ये होता है कि इसको जो है वो वहाँ पे रहने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि फौरन बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती है और वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि ये स्नो जो है वो आइस में कन्वर्ट हो और ग्लेशियर्स को फीड मिले और ग्लेशियर्स ग्रो करें, तो ये स्नो मेल्ट होके रन ऑफ में कन्वर्ट होके पानी में बह जाती है। तो ये लेट स्नोफॉल होने का एक नुकसान ये भी है। तो डेफिनेटली जो हमारी क्रॉप्स है उसमें एक तो ये प्रिवेलिंग स्मॉग है और फॉग है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। जो वीट क्रॉप है जो इस वक्त अभी फील्ड्स में है, तो उस पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है और उससे वो हीट यूनिट नहीं मिल पाते जो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो जी ये भी बताइएगा, क्योंकि ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया और चले हमें समझ भी आ गई कि ये वो वाली सर्दी नहीं होगी जो बहुत ज़्यादा सख्त सर्दियाँ होती हैं। मॉनसून के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मॉनसून भी पहले 2-3 हफ्ते पहले शुरू हो सकता है। इस किस्म की भी कुछ फोरकास्ट हैं? नहीं, देखें, ऐसा कहना जो है वो अभी कबल वक्त होगा, इसलिए कि ठीक है कुछ इंडिकेशंस तो इस तरह की मिल रही हैं, लेकिन उनमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम है। इसलिए अभी इस स्टेज पे ये कहना मानसून के बारे में कि इतना होगा या पहले होगा या बाद में होगा, दिस इज आई मीन जी बात की बात है। और इसमें अगर आप कुछ माहिरीन जो है वो ये करते हैं कि जो हमारी फ्यूचर क्लाइमेट प्रेडिक्शंस है, फ्यूचर सिनारियोज हैं, अब प्रेडिक्शन और फोरकास्ट और सिनारियोज इनमें फ़र्क होता है। तो जो सिनारियोज हैं उनको उठा के तो फोरकास्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक मिसलीडिंग फैक्टर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। और बता दिया जी कि बर्फ़ भी लेट पड़ेगी और बर्फ़ को ज़ाहिर है उसके बाद जमने का मौका नहीं मिलता। हमारे ग्लेशियर्स के बारे में पहले ही बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, माहिरीन इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं कि हमारे ग्लेशियर्स मुतासर हो रहे हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अहम फॉर आवर सर्वाइवल एंड द क्लाइमेट बैलेंस। सो ये सारे चैलेंजेस हैं और पता है क्या, ले देखिए ये सारे चैलेंजेस ना हमारे अपने रवैयों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2-3 बातों से आपने अखज़ कर लिया कि बारिशें अगर कम हो रही हैं, गंदम की फसल को अगर मतलूबा धूप नहीं मिल रही, तो उसकी एक वजह स्मॉग भी है। और स्मॉग क्यों है? क्योंकि हम पोल्यूशन फैला रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली का एक बहुत बड़ा रोल ऑब्वियसली, और वो हमारी कंट्रीब्यूशन से जो बना हुआ है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अफेक्टिंग पाकिस्तान, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। ज़ैनब नईम साहिबा ने हमें ज्वाइन की है, माहिर माहौलियाती तब्दीली हैं। ज़ैनब साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि अभी हम फिनोमेना ये इसके बारे में समझ भी रहे थे, लेकिन आप हमें ज़रा बेहतर समझा सकती हैं लानीना क्या है और हमारे मुल्क पर इसका ऐसा असर क्यों पड़ रहा है स्पेसिफिकली? जी, पैसिफिक ओशन पे एनसो का एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 हिस्से हैं, एक लानीना और एक एलनीनो। लानीना जब ये मानसून का सीज़न होता है तो साउथ एशिया की तरफ ज़्यादा बादल लेकर आता है और ज़्यादा बारिशें होती हैं, और एलनीनो से जो है वो ड्राई स्पेल आता है। लेकिन लानीना सर्दियों में
जो है वो ड्राई स्पेल थोड़ा लेकर आता है साउथ एशिया की तरफ, तब ज्यादा बादल नहीं आते। तो अभी लानीना की इन्फ्लुएंस अब देख रहे हैं पाकिस्तान में कि उस तरह से बादल जो है सर्दियों में इसका रिवर्स इम्पैक्ट होता है और बादल नहीं आ रहे, इसकी वजह से ड्राई स्पेल है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब बताया जा रहा है, अभी हम महकमा मौसमियात से भी बात कर रहे थे कि इस बार बर्फबारी कम होगी, दर्जा हरारत भी सर्दियों में मामूल से कुछ ऊपर रह सकता है, जिसके नतीजे में खुश्क साली का खतरा है। लेकिन यह भी बताया गया था कि अगले मानसून में बारिशें 26% ज़्यादा होंगी। उसके बावजूद हमें खुश्क साली के लिए तैयार रहना चाहिए। जी देखिए, एक हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी जो बारिशों का स्पेल है वो बहुत कम हो गया है। बारिशें उस तरह से नहीं होती और ये ज़्यादातर ये ड्राई पीरियड चलता है। इसमें जाहिर सी बात है, जब बारिश नहीं होती और फिर सर्दी में जो ड्राई सीजन होता है तो उससे आपकी फसलें भी अफेक्ट होती हैं। तो ये हम ट्रेंड पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ट्रेंड ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में मिड दिसंबर के बाद हल्की फुल्की बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। लेकिन वो बारिश भी जो है वो बिलो नॉर्मल ही रहेगी, यानी जिस तरह से पहले, आज से कुछ सालों पहले हुआ करती थी ज़्यादा दिसंबर में और जनवरी में, उस तरह से बारिशों का ट्रेंड नहीं रहेगा। तो बिल्कुल बारिशों को क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ट्रेंड शिफ्ट कर गया और अब सर्दियों का सीजन श्रिंक हो गया, यानी सर्दी थोड़े अरसे के लिए होगी, लेकिन जब बारिशें होंगी तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, पर वो वक्ती होगा और वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। तो ये क्लाइमेट चेंज की इन्फ्लुएंस में हो रहा है। एक्चुअली यू वेरी राइट ज़ैनब साहिबा, क्योंकि ये ट्रेंड शिफ्ट होते हुए हम पिछले कुछ सालों से ही देख रहे हैं और ऑब्वियसली अब हम फोरसी भी कर रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ बदलेगा। आप कह रही हैं कि सर्दियों का जो सीज़न है वो दौरानिया जो है वो कम हो गया, हालांकि आई एम श्योर इफ़ यू कुड पिक एंड चूज तो वी वुड वांट के गर्मियों का दौरानिया जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो। इन एनी केस आगे चलते हैं। ये बताएं कि ये जो साल ख़त्म हो रहा है, हमने क्लाइमेट चेंज के बराह रास्त सबसे नुमाया असरात देखे हैं, बड़े शहरों तक भी सैलाब देखा है हमने। इसके बाद हुकाम की जानिब से कहा गया था कि इमरजेंसी बुनियादों पर बहुत कुछ किया जाएगा, बहुत से चीज़ें जो हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए वो इंस्टॉल की जाएंगी, चेंजेस होंगे। आपको अब तक ऐसा कोई एक्शन नज़र आता है कि हम अगले साल के लिए बेहतर अंदाज में तैयार हों? देखिए, मुझे सबसे जो चैलेंज नजर आ रहा है वो ये है कि हम अभी तक पॉलिसी और साइंस को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारी जो इन्फोर्समेंट है या एक्शन प्लानिंग है वो उस तरह से नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, बड़े शहरों में सैलाब भी आया, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी मैदानी इलाकों में और बड़े शहरों में एक ट्रेंड है कि जो दिन के वक्त का टेम्परेचर है वो मामूल से ज़रा ज़्यादा है और जो रात के वक्त का टेम्परेचर है वो मामूल से कम है, यानी रात को सर्दी ज़्यादा है। और क्योंकि जब ड्राई हवा है, जब वो मौजूद होती है दिन के तो वो अपने अंदर सूरज की शॉ को ज्यादा जल्दी जज्ब करती है, इसलिए आपका सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और रात के टाइम ड्राई हवा से जल्दी जो है हीट निकल जाती है, इसलिए ठंड पड़ती है रात के टाइम। तो ये चीजें साइंटिफिकली अंडरस्टैंड जब आप करते हैं तो आपकी प्लानिंग होती है विंटर सीजन की, समर सीजन की और क्लाइमेट एक्शन के लिए। जब तक हम इन चीजों को मिलकर साइंटिस्ट को बिठा के इन्फोर्समेंट एक्शन प्लानिंग नहीं बनाएंगे, हम इसी तरह सफर करेंगे। और अभी 2026 में मजीद सैलाब एक्सपेक्टेड है, तो हमारी क्या तैयारी है, हमें अभी से असेस कर लेना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियों से निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा। एक सवाल हम दोनों की डिस्कशन हो रही थी, ज़ैनब साहिबा थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, वो तो एक्सप्लेन इन्होंने कर ही दिया कि दिन में जो है वो ज़्यादा गर्मी फील हो रही है और रात को टेंपरेचर ड्रॉप होता है, बढ़ जाती है, नेचुरली ज़ाहिर है, वो एक सेंस हो जाता है कि जैसे जी हम एटलीस्ट दिसंबर में बैठे हुए हैं, वेदर यू कॉल इट सर्दी और नॉट इज अनदर स्टोरी। बट इसमें अहम बात यह है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को प्लान करना है और पर्टिकुलरली कौमी सतह पे, मुल्की सतह पे, सूबाई सतह पे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की सतह पे हम सबको मिलकर ये दिस इज़ क्लाइमेट इमरजेंसी दैट वी ऑल आर फेसिंग। और मुसद्दिक मलिक साहब की भी गुफ्तगू में सुन रहा था कल, मतलब हम सबको बड़े हार्श वेदर्स के लिए तैयार रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। हम सबको ज़्यादा सैलाब के लिए, हम सबको कम सर्दी के लिए, हम सबको ज़्यादा गर्मी के लिए या बहुत ज़्यादा सर्दी के लिए या मामूल से कम बर्फबारी, हमारी वाटर कंजर्वेशन ऐसी होनी चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर इट। हमारी फसलों की टाइमिंग्स उस तरह होनी चाहिए कि हमने कब बुआई करनी है, कब कटाई होनी है। फॉर इट और व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट नीड्स टू बी डिस्कस्ड ऑल्सो, मतलब वो रेडीनेस क्या है, क्या क्या हमें करना चाहिए। ये सारे ट्रेंड्स, ये चेंजेस जो आ रहे हैं जो कि अब मामूली बन जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वी हैव बीन सीइंग दिस ट्रेंड। मतलब अलसुब अगर आप निकल जाएं किसी भी शहर में, किसी भी बड़े शहर में, कराची में ज़ाहिर है हम ट्रैवल करके सुबह सुबह आ रहे होते हैं तो एक गर्दो गुबार का तूफान, लिटरली फ़ज़ा में वो मट्टी, वो गर्द, वो हैंगिंग इन द एयर नज़र आ रही होती है। इट्स लाइक यू कुड कट इट।
और इसीलिए वो जो बीमारियां हैं ना वो भी इसी वजह से ही चल रही हैं। It really broke my heart today because I could just see गर्दो गुबार इर्द-गिर्द. It shouldn't break your heart. I mean, like, toughen up a little because that is exactly how it is. Nothing is going to change here. But we should all talk about it and we should all strive to change this. Can we just tell you about the air quality index? वो भी हम आपको बताते रहते हैं. Whatever that means to you. लाहौर 2 शहर हैं जी टॉप 5 में. पाकिस्तान के लाहौर दूसरे नंबर पे है, 5वें नंबर पे कराची है, पहले नंबर पे इंडिया से कोलकाता है. सो ये चल रहा है और वियतनाम भी है बीच में, चौथे नंबर पे दिल्ली भी है. भाई वी नीड टू बी मोर ग्रीन. मेरा ख्याल है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें. अगर हम अपने दरख्त लगा के कोई ग्रीनरी ही कुछ सब्ज़ाई कर लें मज़ीद, कोई एटलीस्ट बाय 50% और व्हाटएवर, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. एक्सेप्ट सीवीयू पे खजूर के दरख्त नहीं हो सकते. नो दैट्स नॉट. स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट प्लीज. मतलब इतना बड़ा पूरा एक प्रोजेक्ट लगता है और फिर ये सब कुछ होता है और इर्द-गिर्द से गाड़ियाँ जाते हुए हंस रही होती हैं सारे लोग के बिकॉज इट हैज नेवर वर्कड. दैट सॉइल इज नॉट गोइंग टू. बहुत सारी खबरें हैं, हम चूज कर रहे थे कि हम आपके साथ क्या-क्या शेयर करें. देयर इज सो मच और आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें कभी कभार रह भी जाती हैं. बट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस हैपेंड इन कराची. कराची के इलाके गुलशन इकबाल के रिहायशी अपार्टमेंट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का मामला पूरे स्टार तर होता जा रहा है. कुछ दिन पहले ये खबर आई थी, बस हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ कॉन्क्रीट बात सामने आए तो हम आपसे भी शेयर करें. अब ये कत्ल था, खुदकुशी थी, इन सारी चीज़ों से लेकर जादू टोने तक की बातें हो रही हैं कि दैट कुड हैव बीन द रीज़न. और ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है कि मुतासरा फैमिली ने 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का कर्ज लिया हुआ है और घर और एक गाड़ी भी किराए पर है और दूसरी गाड़ी जो है वो बैंक लीज पर है. ये सारी हम आपको इनकी बैकग्राउंड बता रहे हैं. बेटा जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है. पुलिस के मुताबिक बेटे ने जूस में, जो जूस होता है पीने वाला, उसमें नींद की गोलियां डाली. वालिद और बेटा पुलिस की हिरासत में हैं. वालिद के पास से एक ख़त भी मिला है. पुलिस की इस ज़ाहिर जांच पड़ताल में बहुत सी बातें सामने भी आ रही हैं. पुलिस कुछ शेयर कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, मगर मामला इतना सादा नहीं है. तीनों खवातीन की मौत के दरमियान घंटों के वक्फे ने केस को मजीद पेचीदा बना दिया है. एक लाश घर के सरबरा मोहम्मद इकबाल की अहलिया, दूसरी बेटी और तीसरी बहू की है. बहू की लाश 24 घंटे से ज़ायद पुरानी थी. ये बातें अब पोस्टमार्टम में भी सामने आ रही हैं. तीनों खवातीन की नमाज जनाजा लाइन्स एरिया की मस्जिद में अदा करने के बाद तदफीन कर दी गई है. अब ऐसी बातें भी हो रही हैं कि इकबाल जादू टोने में काफ़ी दिलचस्पी लेता था. पुलिस मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात कर रही है. पुलिस के मुताबिक खवातीन की मौत की हतमी रिपोर्ट, हतमी वजह पोस्टमार्टम के आने के बाद ही सामने आएगी. जो इब्तिदाई फाइंडिंग्स थी पोस्टमार्टम की, बस वही अभी शेयर की गई हैं. तो अगर जूस में कुछ मिलाया हुआ है तो जादू टोने वाला आंसर तो आउट ही हो गया ना. मतलब कोई मर तो नहीं जाएगा उससे. हाँ, एक नेटफ्लिक्स पे आपने सीरीज देखी होगी, एक इंडिया का केस था जिसमें द होल फैमिली हैंग्ड. They committed suicide. They committed suicide. They were हाँ, वो अपने, उनको लगता था कि उनके दादाजी जो इस दुनिया से चले गए हैं वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं और वो उन्हें अपने पास बुला रहे हैं. वो तो that is एक I'm not getting the right word या whatever, लेकिन वो खुदकुशी थी. क्योंकि at the end of the day तो they all killed their own selves. लेकिन इधर क्या हुआ है, we need to find out. काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं. काशिफ, सब कुछ हमें बताएं जो आपको पता है, क्या हो रहा है इधर. देखिए अब्दुल्ला हुमा, दो रोज कबल जो है वो इस तरह गुलशन इकबाल में एक वाकया रिपोर्ट हुआ और ये मामला काफ़ी हद तक मशकूक है. इस हवाले से ये मशकूक तब हुआ जब 15 पे कॉल आई. कॉल आने के बाद घर के जो सरबरा है मोहम्मद इकबाल, उनकी जानिब से कॉल की गई और इत्तला दी गई कि घर के अंदर इस तरह जो है वो 3 डेड बॉडीज मौजूद हैं. ताहम पुलिस पहुंची. पुलिस की इब्तिदाई तौर पर ये देखने में नजर आया कि तीनों जो है वो किसी गैस भर जाने की वजह से जो है वो इनकी मौत हुई है. लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ये बॉडीज पहुंची, वहाँ से कुछ चीज़ें सामने आई. उन चीज़ों में सबसे पहले ये चीज़ सामने आई कि जो 3 खवातीन मर गई, उनमें से जो एक है वो 2 रोज़ कबल जो है वो उसका इंतकाल हुआ था. पुलिस की जानिब से वहाँ से तफ्तीश शुरू की गई और जो जो घर के सरबरा है, उनका जो बेटा यासीन है, वो भी नीम बेहोशी हालत में जो है वो घर में पाया गया था. ताहम उसे जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया. जब उसकी तबीयत बेहतर हुई, उसका बयान लेने के लिए पुलिस पहुंची कि आया ये मामला है क्या, तो उसकी जानिब से भी थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूजन दिखाई गई. फिर पुलिस की जानिब से जो घर के सरबरा है मोहम्मद इकबाल और जो इनका बेटा है यासीन, इन दोनों को जो है वो हिरासत में लिया गया. लेने के बाद इनसे पूछगछ की गई. इन दोनों के बयानात मुख्तलिफ सामने आ रहे थे. कभी ये कहा जा रहा था कि घर जो है वो भी रेंट पर है, गाड़ी रेंट पर है और कोई ये 1.5 करोड़ रुपए के जो है वो मकरूज हैं. दूसरी जानिब साथ साथ
जैसे कि आपने भी बताया कि जादू टोने का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है और उस हवाले से हुक्काम ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। जबकि इस हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से तफसीली जब मेरी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इस केस के अंदर। अब तक जो पोस्टमार्टम हुआ है तीनों डेड बॉडीज़ का, या फिर जो इसमें इस वाक़े के अंदर यासीन जो नीम बेहोशी हालत में अस्पताल पहुंचा था, उसका भी मेडिकल चेकअप हुआ है। तो जिस्म में कोई ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जिसकी वजह से इन तीनों की मौत मुमकिन हो सकती है। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। दोबारा समझाएं। एक है इकबाल साहब, एक है उनकी अहलिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बेटा है यासीन, बाकी 2 लड़कियां बहनें हैं, या एक यासीन की बेगम है। सो ये तीनों खवातीन मुर्दा हालत में पाई गई। इत्तला कैसे मिली, पुलिस को कैसे पता लगा? क्या यासीन या इकबाल ने फ़ोन किया पुलिस को? और जब पुलिस पहुंची तो यासीन नीम बेहोश था, तो इकबाल भी क्या बेहोश था? जरा बताएं सॉरी तफसील से। देखिए, जो घर के जो सरबरा हैं मोहम्मद इकबाल, उनका बेटा है यासीन। समझ गए। जो मोहम्मद इकबाल है, इसमें एक अहलिया जो उनकी है वो उसकी लाश पाई गई, उनकी बहू एक, उनकी लाश पाई गई, और उनकी बेटी एक, उनकी लाश पाई गई। जो यासीन है उसकी वाइफ भी इस वाक़े के अंदर जो है वो हलाक हुई और उस हवाले से भी तफसीलात दी गई। तो ये 3 खवातीन इसमें जो है वो तीनों मुर्दा हालत में पाई गई। जो बहू है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि उसकी लाश 2 दिन पुरानी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि जो उसकी लाश है वो 2 दिन पुरानी है। वहाँ से पुलिस को शक व शुबात सामने आए और इस वाक़े की, जैसे कि आपने पूछा कि इत्तला किसने दी, तो जो मोहम्मद इकबाल है उन्होंने इत्तला दी। जब पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया, मोहम्मद इकबाल जो घर के सरबरा हैं, तो उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि जो एक डेड बॉडी है जो बहू की है वो 2 रोज़ पुरानी है। तो पुलिस की जानिब से इस मामले को शक व शुबात में रखा गया कि आया जब 2 रोज़ कबल एक खातून इसी घर के अंदर जो है वो मुर्दा हालत में इसे पता होता है मोहम्मद इकबाल को, तो ये 2 रोज़ कबल इत्तला क्यों नहीं देता? और लास्ट मोमेंट पे जब तीनों खवातीन इंतकाल कर जाती हैं, मर जाती हैं, उसके बाद 15 पे मोहम्मद इकबाल ही इत्तला देता है। और जो ये इत्तला देता है वो भी ड्रामेटाइज तौर पर इत्तला देता है। पहले अपने रिश्तेदार क्या देता है? इत्तला क्या देता है कि मेरे घर में आके किसी ने इनको कत्ल कर दिया है, ये खुद फौत हो गई हैं? मतलब तीनों लोग का एक साथ फौत होना जाना भी तो अनहोनी है ना। क्या कहता है पुलिस? देखिए, 15 की जो कॉल हुई, 15 के हुक्काम ये बताते हैं कि इत्तला मिली कि घर के अंदर 3 डेड बॉडी थे। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो एक ड्रामेटाइज तौर पर ये बताया गया कि जो घर में गैस भर गई, उसकी वजह से ये 3 जो डेड बॉडीज है ये मौजूद हैं, और साथ साथ जो उनका बेटा यासीन है वो भी नीम बेहोशी की हालत में। और आपको बताऊं कि जो मोहम्मद इकबाल है उसकी जानिब से भी ये ड्रामा किया गया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये तमाम तर मामला इस तरह का जो है वो पेश किया गया। लेकिन जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया और इस हवाले से जानने की कोशिश की कि आया ये मामला क्या है, देखिए 2 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक भी इस मामले को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया गया है। पुलिस पहले यहाँ तक पहुँच गई कि ये कर्जे के मकरूज हैं और साथ साथ इनका घर और गाड़ी जो है वो रेंट पर है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब SSP ईस्ट से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से एक और चीज़ सामने लाई गई कि ये क्योंकि जादू टोने का भी कुछ काम इस तरह का करते थे, तो उसमें भी जो है वो कुछ मशकूक चीज़ें इनके घर से मिली हैं। जादू टोने की अगर कुछ वो करते थे तो उसकी भी कोई चीज़ें घर में मिली गई होंगी या मिल जानी चाहिए, कोई शवाहिद कि इस घर में इस किस्म की चीज़ें हो रही थी। फोरेंसिक्स क्या कहते हैं? मतलब वो 3 औरतों का मरना और फिर खुद यासीन का भी आप कह रहे हैं नीम बेहोशी हालत में, मतलब उसने क्या लिया हुआ था या फिर वो कवर अप कर रहा था कि जी उन 3 के साथ भी यही हुआ है और मेरे साथ भी होने वाला था? मतलब ये एक एंगल भी है। तो फोरेंसिक्स से अभी तक कोई रिपोर्ट आई? अभी तक फोरेंसिक की हमारी रिपोर्ट नहीं आई है। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बताया गया है इब्तिदाई तौर पे कि इन तीनों के जिस्म में कोई ऐसी जहरीली चीज़ पाई गई है जो मुमकिन तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि किसी खाने में मिलाकर जो है वो इन्हें स्लो पॉइजनिंग के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता से दी गई है। ताहम इस हवाले से भी चेक किया जा रहा है। और वही चीज़ यासीन की डेड बॉडी में, यासीन जो इस वाक़े के अंदर बेहोश पाया गया, उसके भी जो है वो जिस्म में पाई गई हैं। ताहम अब तक कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस की जानिब से या फिर पुलिस सर्जन की जानिब से बताया जा रहा है कि इसको मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी किया जा रहा है। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से इस वाक़े का सरकार की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये भी एक वजह है कि फैमिली की किसी पर्सन की जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। तो पुलिस ने जो है वो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। जाहिर है एक खानदान कराची में अगर रह रहा हो तो उनके खानदान के दीगर लोग भी तो होते हैं ना, ये तो एक फैमिली यूनिट है।
लेकिन के चचा, मामू, ताया, रिश्तेदार, ससुराल वाले, मतलब जो बहू है उनकी, उसके घर वाले होंगे, उनका कोई अता पता, कोई मंजर आम पर आया, किसी ने कोई बात की पुलिस से? देखिए, इस हवाले से किसी ने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, जो मोहम्मद इकबाल हैं, उन्होंने जब पहली कॉल अपने किसी रिश्तेदार को की, जिसमें वो उनकी करीबी जो है वो एक खातून रिश्तेदार बताई जाती हैं, उनको बताया कि घर के अंदर इस तरह ये डेड बॉडीज मौजूद है, मैं क्या करूं? तो उनकी जानिब से उनको ये कहा गया कि 15 पे कॉल करें। पुलिस ने उस खातून का बयान ले लिया है जिस कंपाउंड के अपार्टमेंट में ये रहते थे। वहाँ के जो चौकीदार है, जो इंतजामिया के लोग हैं, उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। चूंकि इस कंपाउंड के अंदर कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल काशिफ, और ये कंपाउंड के हवाले से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जादू टोने वाला अगर एलिमेंट बीच में हो तो यकीनन कोई नेबर्स को कुछ तो खबर हो, कुछ तो पता हो, बिल्कुल वो कुछ सॉर्ट ऑफ नजर भी आ जाता है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। तो ऐसी भी किसी ने कोई तस्दीक की, कोई बात की? नहीं, इस हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की। नेबर के भी जो बयानात लिए गए हैं, और आया ये भी, हमने ये भी कोशिश की जानने की कि जब एक डेड बॉडी 2 दिन पहले की थी तो घर में कोई स्मेल नहीं आ रही थी, कंपाउंड में कोई स्मेल नहीं आ रही थी या फ्लैट में, तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि ऐसी कोई ना कंप्लेन की गई, ना इब्तिदाई बयान में किसी की जानिब से भी कुछ ऐसा बताया गया कि आया कोई उनको कंप्लेन थी या फिर उनकी जानिब से कोई ऐसी। काशिफ, हमारे साथ ही रहिएगा आप प्लीज, इस केस पे क्लोजली नजर रखिएगा। जैसे ही पोस्टमार्टम आएगी हम आपको दोबारा पूछेंगे, जहमत देंगे। अभी एक और खबर पे आपसे बात करनी है। सुजानी में K4 चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक और वाकया जान की बाजी हार गया। जाबाहक शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हुई है। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। दिस इज a replay of what has been happening in the past as well. एक फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। क्या पता लग सका? ये 4K चुरंगी के करीब जो 4K. ये 4K चुरंगी, तो ये तो आए दिन की बात होगी है, लेकिन एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है, कितने बजे ये हादसा सारा हुआ, बताइएगा। देखिए, अब से कमो पेश जो है वो आधा घंटे पहले ये वाकया रिपोर्ट हुआ, और वाकया कुछ इस तरह हुआ कि जो आबिद है 21 साल, ये अपने घर से निकला, अपने किसी कंपनी में जॉब करता था और वहाँ के लिए, और इसी दौरान जो है वो वाटर टैंकर की जानिब से इसे हिट किया गया। जो मुश्तिल अफराद है उन्होंने वाटर टैंकर को आग लगा दी, और इसकी जो मोटरसाइकिल है, जिसकी जो तस्वीर भी सामने आई हैं, वो मुकम्मल तौर पर डैमेज की गई है। शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी एक्सीडेंट की, और बताया जा रहा है कि आबिद को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया कि अब तक 242 अफराद हैवी ट्रैफिक से जो है वो जांबाक हो चुके हैं, जबकि 795 लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हादसात में जांबाक हो चुके हैं। और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो ये आबिद भी इस वाक़े के अंदर जांबाक हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक एनालिसिस कमेटी बनाई गई है। अब वो मौके पे पहुंच रही है, पहुंचने के बाद वहां से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करेगी। और जैसे कि हैवी ट्रैफिक के लिए इन्होंने एक स्पीड लिमिट जो है वो मुतारिफ करवाई थी कि 30 स्पीड लिमिट होनी चाहिए, तो इसको भी चेक किया जाएगा। ये वाटर टैंकर का ड्राइवर कहाँ है? वाटर टैंकर का ड्राइवर इब्तिदाई तौर पर मौके से फरार है। चूंकि जैसे ही मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को अपने घेरे में लिया तो वो मौके से फरार हुआ, और अमूमन इसी तरह होता है। अब पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है वो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। उसका नंबर प्लेट क्या कोई रीडेबल टाइप आपको लग रहा था? बिकॉज़ अब तो ये कहते हैं ना कि रीडेबल नंबर प्लेट है, कराची की नंबर प्लेट है, किसी और सूबे की थी, और जो ट्रैकर लगाने का इतने सैकड़ों वाटर टैंकर्स में दावा है, इसमें ट्रैकर था, इसमें डैश कैम था। अब्दुल्ला, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि अब सिर्फ नंबर प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पर ये दावा किया गया कि डैश कैम जो है वो किसी भी हैवी व्हीकल के अंदर जो है वो मौजूद होगा। और बड़ी तादाद में ये दावा किया गया कि कमोपेश 10,000 से ज़ायद गाड़ियों के अंदर जो है वो ये जो ट्रैकर है वो नस्ब कर दिया गया है। लेकिन जो इब्तिदाई तौर पर इलाकाई पुलिस वहाँ पहुंची, उनसे हमने ये जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये टैंकर जो है वो यहाँ से रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन में मसाइल हैं वो सामने आएंगे। जबकि इस गाड़ी के अंदर अब तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि डैश कैम या कोई ऐसा कैमरा लगाया गया हो। जो इस वाटर टैंकर के फ्रंट साइड है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जल चुकी है, ताहम उस हवाले से भी शवाहिद इकट्ठे करने हैं। जबकि इसकी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे जो है वो ये कैसे चेक करते हैं। काशिफ, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। और देयर यू गो, मतलब ये हुआ, एक हलाकत भी होगी और ड्राइवर भाग भी गया। सारे दावे जो कहते हैं कि जी ट्रैकर्स भी लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी है, सेफ सिटी है, रीडेबल नंबर प्लेट्स हैं, नथिंग हैज़ बीन एबल टू स्टॉप दिस मेनेस। मतलब ये हर आए दिन, हर और अगर 10,000 टैंकर्स या हैवी व्हीकल्स में लगा दिए हैं तो बाकियों में कब लगेंगे, क्यों नहीं लग रहे हैं? मतलब व्हाई आर दीज व्हीकल्स अलाउड टू बी ऑन द रोड व्हेन दे डू नॉट कंप्लाई
कि उनके पास ट्रैकर हो या डैश कैम मौजूद हो। जब उनका सिस्टम लिंक्ड नहीं है आपके सिस्टम या ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम के साथ, तो उनको इस शहर में ऑपरेट करने की इजाज़त क्यों है? एग्जैक्टली जब तक ये सब स्ट्रीमलाइन नहीं होता, देन यू उसको रोकें थोड़ी देर के लिए, ताकि हर किसी के लगाएं तो सब लगवाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी कंसर्निंग बात है, वी वांट टू टॉक अबाउट इट। एबटाबाद अस्पताल की लेडी डॉक्टर वर्दा के अगवा और फिर कत्ल पर मेडिकल कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। DHQ अस्पताल एबटाबाद से 4 दिसंबर को मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश कहाँ से मिली थी? लड़ी बनूटा के मकाम से मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया गया, गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशों के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला की दोस्त, अपने शौहर और मुलाजिम और सहूलतकार समेत गिरफ्तार अफराद का 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। अलबत्ता शमरेज़ नामी मरकज़ी मुलज़िम अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। मज़ीद इंक्वायरी के लिए JIT भी बना दी गई है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को अगवा करके 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। लाश ठंडियानी के करीब दफनाई गई और मकतूला डॉक्टर को 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से जाते देखा गया था आखिरी मरतबा, मगर उसके बाद से वो लापता थी। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मालाकन डिवीज़न में अस्पतालों की OPDs का बायकॉट किया डॉक्टर्स ने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, जो सर्टनली जायज़ मुतालबा है। हारून रशीद खान DPO एबटाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अब तक तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है। ये सारे सवाल जो हैं ये उनसे पूछे थे और सबसे पहले तो ऑब्वियसली बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये पूछा कि कैसे हुआ और पुलिस के पास कब इतलाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अब तक कितने मुल्ज़मान जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, डॉक्टरों का मुतालबा क्या रहा है, ये सारी बातें हमने पूछी और ये जवाब आया। 4 दिसंबर जुमेरात रात के दिन पे 8:45 पे पुलिस को रिपोर्ट हुई कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक जो हैं वो मिसिंग हैं। उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हमने पहले उनका पता लगाने की कोशिश की, तो इनिशियल मालूमात ये थी कि डॉक्टर साहिबा जो है अपनी दोस्त रिदा नामी खातून थी, उनके साथ बैठकर वो खुद जदून प्लाजा की साइड पे गई और वहाँ पे इनिशियल फाइंडिंग ये थी कि वहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया गया और वो फिर आगे कहीं और चली गई। जब दूसरे दिन तक वो उनकी रिकवरी ना हुई तो फिर पुलिस ने फौरन FIR उसमें रजिस्टर की जी, और फिर उसके बाद हमने उनके जो टेक्निकल काम जो था वो हमारा शुरू हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर जो खातून थी, उनकी जो दोस्त थी, उसकी अरेस्ट हुई। उसके साथ फिर उनके जो 2 और अकॉम्प्लिसेस थे, परवेज़ और नदीम, उनको अरेस्ट किया। और फिर उसके बाद जब उनकी इंटेरोगेशन हुई तो उस इंटेरोगेशन से हमें पता चला कि डॉक्टर साहिबा को इन्होंने मार दिया और उनकी तदफीन की है, उनकी बॉडी को दफन कर दिया ठंडियानी के इलाके में। अपॉन पॉइंटेशन ऑफ परवेज़ फिर वो बॉडी रिकवर हुई और अकॉर्डिंगली फिर हमने आगे तफ्तीश जो है अभी आगे बढ़ रही है। इसमें एक बंदा जो है अभी बाकी है जिसका नाम शमरेज़ है और टीमें जो हैं हमारी उसमें काम कर रही हैं ताकि उसकी रेस्ट भी हो जाए जी। हम उसमें दहशतगर्दी की दफात लगा रहे हैं जी। ये एक बड़ा अफसोसनाक वक़्वा हुआ है और इसमें जो कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है 780 भी हम उसको भी इतला। पुलिस जो है वो एक्शन भी लेगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस केस में 4 बंदे इन्वॉल्व थे। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने 3 बंदे अरेस्ट कर लिए हैं जी। एक जो बकाया है उसके लिए टीमें बनाई गई हुई हैं और इंशाल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे जी। व्हाट अ ट्रेजेडी। मतलब ये सारी स्टोरी जो है ये आपने सुनी है कि किस तरह अगवा हुई, किस तरह कत्ल हुई। डेफिनेटली जस्टिस नीड्स टू बी डन ओवर हियर, वरना तो आपको हमें ये पता है कि जब इस किस्म की बातें थोड़ी देर के लिए न्यूज़ रिपोर्ट्स और ये सुर्खियाँ बन जाती हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठती है, फिर ख़त्म हो जाती है बात, फिर आगे चली जाती है और फिर ऐसे किस्से दोबारा होते हैं। अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज़ नॉट डन, कोई सजाएं ना हो, ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा जो कि चल रहा है। कभी कभी लिटरली जहन में ख्याल आता है कि लोग ये इंतहाई कदम क्यों उठाते हैं। मतलब किसी को कत्ल कर देने का जुर्म मुर्तकब करना, व्हेन यू नो कि आपने पकड़े जाना है, मतलब लोगों को ये क्यों लगता है कि उनको शायद ये होता है कि देयर इज अ लूप होल और हम नहीं पकड़े जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस होता है ना, बिकॉज कितने हैं जो नहीं पकड़े जाते। हाँ, 10 साल बाद 15 साल बाद शायद छूट भी जाएं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। और अब जिसने ये जुर्म मुर्तकब उसका हुआ होता है और किया होता है, मतलब ज़्यादातर केसेस में वो गिरफ्त में आता ही है, गिरफ्त में आता ही है। फिर सजाएं कितनी होती हैं, क्या होती हैं, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन हाँ, दैट्स यार बहुत ही अफसोस हुआ ये खैर सुन के।
अच्छा जी, जल्दी से आपको बताते हैं कि 35वीं नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के दरमियान मेडल्स के हसूल की जंग बिल्कुल जारी है। दिस इज हैपनिंग इन कराची। इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और एथलेटिक्स में आर्मी की फरियाल ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है और खवातीन की जेवलिन थ्रो में वाबडा की फातिमा ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत लिया है। स्विमिंग में आर्मी के स्विमर्स छाए रहे हैं। हरीम ने स्विमिंग में सिंध को एक और गोल्ड दिलवाया है और फेंसिंग में HEC की करीमा परवीन ने गोल्ड जीता है। स्क्वॉश में आर्मी ने मेंस और विमेन टीम इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस्लामाबाद ने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सो या That's the latest from the national games happening in Karachi. They are in Karachi for this and it's quite exciting. It is indeed. Welcome back. अच्छा जी, ये जो बात है जो हम नहीं भूल पा रहे और हम भूलेंगे भी नहीं because something needs to be done. कराची में नीपा फ्लाईओवर के करीब नन्हे इब्राहिम के खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांगी। जमात इस्लामी MQM समेत दीगर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने इस मसले से निपटने की जो है वो तरीके भी बताए, बहुत से तरीके बताए। सिंध हुकूमत ने भी बड़े एक्शन लेने की यकीन दहानियाँ कराई, मगर आज भी शहर में खुले मैनहोल्स मौजूद हैं। और बात यह है और अफसोस की बात है कि इस मामले में कोई इमरजेंसी इक़दाम दिखाई नहीं देते। हाँ, 1 लाख रुपए के बजट का इजाफा किया गया था। ढक्कन लगाने की कोई खुसूसी मुहिम अब तक नहीं चल सकी है। मतलब हमें सीनियर वज़रा भी ये कहते हुए नज़र आए थे कि पार्टी क़यादत ने कहा है सब छोड़ दें, सिर्फ मैन होल्स कवर करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अब ऐलान किया है कि शहर में मैन होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स की टूट फूट के लिए हर यूसी को 1 लाख रुपए माहाना इजाफी दिए जाएंगे। साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई काम नहीं करता या कोई काम नहीं करना चाहता तो घर चला जाए। 12 लाख रुपए मिलते थे जो मादी में 5 लाख रुपए वो बढ़ा के 12 लाख किए। ये खुश नहीं हुए, कहते हैं यार इससे तो कुछ हो नहीं सकता। हमने कहा चलो मजीद 1 लाख रुपए देते हैं, इससे ढक्कन लगा देना। तो कल मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका एक स्टेटमेंट कि इससे क्या होगा, क्या करें तुम लोगों के लिए, तुम लोगों से नहीं चलते अपने टाउन अपनी यूसियां, घर जाओ हम चला के दिखाएंगे उनको। पहले कोई चाइना कटिंग करता था, अब ये रोड कटिंग करते हैं। ये नहीं होने देंगे हम शहर में। और इंशाल्लाह ये आप तमाम माए बहनें खड़ी है, जहाँ जहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ नई सड़क हम तामीर कर रहे हैं, इन लोगों को, इन गासिबों को काटने ना दें उसको। अच्छा जी, जमात इस्लामी जिनके पास शहर के 9 टाउन्स हैं, अब इसका मौक़िफ़ ये है कि मेयर कराची का ऐलान अपनी जगह, मगर यूसी वालों के पास ढक्कन लगाने का इख्तियार ही नहीं है। तो लगा दें, मतलब ये ढक्कन लगाना भी कोई इख्तियार है, बट एनीवे वो ये काम कैसे कर सकते हैं, जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम ये काम कैसे कर सकते हैं। हालांकि जमात इस्लामी का दावा रहा है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत सैकड़ों ढक्कन खुद लगाए हैं। पहले तो यही कहते रहे हैं, अब वो कह रहे हैं इख्तियार तो नहीं था। जो पहले भी पूछे बगैर लगा दिया तो अब भी लगा ले। सुने, ये तो जमात इस्लामी के टाउन हैं, जमात इस्लामी की यूनियन काउंसिल्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में 35,000 मेन होल कवर अपनी मदद आपके तहत जमात इस्लामी के 9 टाउन्स में यूनियन काउंसिल्स के अंदर लगाए गए हैं मेन होल कवर्स पे। वरना आप देख सकते हैं कि जिस तरह पूरा शहर खुदा हुआ है, गटर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ होता। आप ना लोगों को, कराची के अवाम को इख्तियार देने के लिए तैयार है, ना बल्दियाती इदारों को इख्तियार देते हैं, ना आप वसाइल देने के लिए तैयार हैं। ये है आपकी जमहूरियत। आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार नहीं, आप लोगों को के सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। और कराची में हमारे मासूम बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, जान दे रहे हैं। इस साल 24 अफराद अपनी जान से गए हैं, पिछले साल 19 अफराद गए थे। ये है आपकी कारकर्दगी। अच्छा, पता है क्या, इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना अब आई एम सॉरी एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पे एक तो इल्जाम लगाना, उसके बाद kind of done with it. We are done with it. We don't care who is running what. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये शहर इस काबिल हो कि हमारे बच्चे जो है ना वो मैन होल्स में गिर के ना मरे। दूसरी बात ये सुन लिया ना, अभी इन्होंने कहा था 35,000 तो ढक्कन हमने लगाए हैं, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा तो इख्तियार नहीं है। प्लीज डिसाइड कर लिया करें एंड स्टिक टू वन थिंग, क्योंकि पहले शहर में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज़ ऑफ दिस। एक दूसरे को सुना लें जितनी सुनानी है, मिलके सुना लें, लेकिन ये मीडिया पे आके एक ही मौक़िफ़ बार बार हर हफ्ते नए अल्फाज, ये अल्फाज भी नहीं बदलते आप लोग, तो वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बयान और करना। ये तमाम सियासी जमातें, ये तो हमने आपको एक क्लिप अक्रॉस द दिखाया बोर्ड हम सबकी बात कर रहे हैं। हम जमात इस्लामी को भी इसमें रख रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी को भी इसमें रख रहे हैं, मेयर साहब को भी रख रहे हैं, हम PTI की भी कुछ यूसीज हैं यहाँ पे, टाउन्स हैं। सो वो तो पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं। सो ये है सूरत हाल। पीपल आर टायर्ड।
एंड प्लीज़ अपना अपना सब काम करें और जो मसला है ना वो आपस में बैठ के सॉल्व कर लें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद करें, कराची वाले थक गए हैं अब इनसे। खैर, अब जब भी इजाफी रकम मिल रही है, अब चूँकि मिल रही है, तो हमारा नहीं ख्याल कि इस मसले को तकनीकी बुनियादों पर इल्तिमा में डालना कोई अक्लमंदी होगी, लेकिन ये डलेगा। इट्स नॉट ओवर येट, ये होगा। आमतौर पर एक ढक्कन की कीमत होती है, कितनी होगी वैसे आप बताएं? कहते तो हैं कि 2000, मतलब ये तो कोई सामने दुकानदार बैठा भी डोनेट कर देगा। ऐसे में 1 लाख माहाना इजाफी रकम का मतलब ये है कि एक यूसी में काम आसानी से हो सकता है, जबकि नई स्ट्रीट लाइटें या स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत भी इससे हो सकती है। गटरों के ढक्कनों की चोरी रोकने के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म तरतीब देना पड़ेगा, दिया जा सकता है। मतलब कितना मुश्किल है। आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 तरीके पूछेंगे ना तो चैट जीपीटी आपको बता देगा। भाई पहले तो हम कह रहे हैं, आई होप, और ये कभी दोबारा बात हुई तो जरूर पूछेंगे, रिसाइकल्ड मटेरियल के ढक्कन बन रहे हैं पाकिस्तान फाइबर के बनते हैं, प्लास्टिक कंपोजिट के बनते हैं, सब कुछ होता है। यूज टू एनीबॉडी, कोई आके उनको चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा बिकॉज वो यूजलेस होते हैं किसी के लिए भी। तो गो टू दैट, मतलब अब वो टाइम आ गया। अब 1 लाख रुपया अगर आप दे रहे हैं और नए ढक्कन सारों में लगाने हैं तो ढक्कन वो लगाए ना जो जरा ड्यूरेबल हो और रहे। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब डिप्टी मेयर हैं कराची के, हमारे साथ हैं। सलमान साहब शुक्रिया। सलमान साहब, नन्हे इब्राहिम की मौत के बाद मेयर साहब ने माजरत की, सिंध हुकूमत ने बड़े बड़े एक्शंस का वादा किया। आज कई दिन गुजर गए हैं, हम ज़रा फॉलो अप लेने के लिए आपको पूछ रहे हैं। शहर में कोई ऐसी इमरजेंसी हमारी नज़र में नहीं गुजरी कि ढक्कन लग रहे हों, मुहिम चल रही हो, कोई एहलकार मौजूद हों, किसी भी इलाके में कोई ऐसा मैन होल ना बचा हो जहाँ ढक्कन नहीं लगा हुआ? सो बताएंगे, अपडेट देंगे कि क्या हुआ अब तक? नन्हे इब्राहिम की वफात के बाद जिन जिम्मेदारों का तयन हुआ उनकी खुफिया कार्रवाई की गई है। इस वक्त भी सानिया नीपा की तहकीकात जारी है और मजीद जो इस वाक़े के जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक इमरजेंसी की बात की तो पहले इस वाक़े के बाद वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के साथ साथ सिटी वार्डन्स भी शहर में खुले मैनहोल्स और ढक्कन लगा रहे हैं। कारपोरेशन की जानिब से फाल की गई हेल्पलाइन 133 फाल है और इस पर लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसमें मजीद तहकीकात हो रही है। जो भी अनासर इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा अब्दुल्ला मुराद साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं ना और हमें थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, कोई तीसरे मुल्क से कोई हमें सुन रहा हो, देख रहा हो, पाकिस्तान का मतलब इतना बिजी बड़ा शहर, और हम इमरजेंसी बुनियादों पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन क्या है? गटर के ढक्कन लगाने की। मतलब इतनी कोई जो चीज़ बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो जानी चाहिए थी, बिकॉज माशाल्लाह वी हैव सो मेनी अदर इशूज़, उस पर पूरी मुहिम चलती है, पूरी बैठक होती है और होता फिर भी कुछ नहीं है। सो दिस इज़ बिकमिंग टायरिंग एंड एम्बेरसिंग ऑल्सो। ये ज़रूर बताइएगा कि जो ऐलान किया मेयर साहब ने कि हर यूसी अब 1 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे गटर और ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए। जमाते इस्लामी कहती है कि यूसी वालों के पास तो ढक्कन लगाने का इख्तियार ही नहीं है, तो क्या उन्हें ये इख्तियार भी दिया जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन किया जाएगा? दिया जा रहा है इख्तियार, क्या इसको किस तरह काउंटर करेंगे? यूसी चेयरमैन को माना 12 लाख रुपए स्ट्रीट की बाली, मैनहोल्स कवर्स और छोटे मोटे सेवरेज लाइन को मुरम्मत करने के लिए दी जाती है और सफाई के काम के लिए इसको मजीद 1 लाख रुपए इजाफा दिया जा रहा है ताकि वो इन मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च कर सके। इस सिलसिले में अगर कोई यूसी चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो उनकी जिम्मेदारी है, मगर इस सिलसिले में अवाम ने उनको वोट देकर मुंतखब किया यूसी चेयरमैन के तौर पर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन मसलों को टेकअप करें और इन मसलों को हाईलाइट करें। अगर उनको जब माना पॉजिटिव फंड दी जा रही है, पहले 7 लाख थी अब 12 लाख कर दी गई है, 12 लाख के बाद 1 लाख उनको इजाफी दी जा रही है, तो इस सिलसिले में उनको अब इस काम को संजीदगी से लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पर होकर इस शहर की खिदमत करेंगे। वाटर सेवरेज बोर्ड इंतजामिया हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, तमाम सिविक इदारे हैं जो बल्दियात के अंडर आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि आवाम की खिदमत करें और नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए अच्छा मेयर साहब, अब डिप्टी मेयर साहब, अब ढक्कन लगाना एक काम है, इन्हें बचाना एक और काम है। चोरी रोकने का सादा सा नुस्खा खुद आप ही लोग बता रहे हैं कि वो दुकानें मार्केटें ख़त्म करना होंगी जहां चोरी का सामान बेचा जाता है। मतलब सबको पता है ना, इलाके के SHO को मेयर साहब ने कहा था पता होता है कि कहाँ ये सामान बिकता है, मकामी लीडरशिप को भी पता होगा। फिर अब ऐसे कबाड़िए कहाँ होते हैं, इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है या किसी और हादसे का इंतज़ार हो रहा है? देखिए, ढक्कन चोरी करने में नशाई अफराद मुलविस हैं। जहाँ तक
कबाड़ी मार्केट की बात है तो इस सिलसिले में वजीर दाखिला साहब से राब्ते में तफसीली गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उस पर जल्द से जल्द क्रैकडाउन होगा उन कबाड़ी माफियाओं के ऊपर, नशाई अफराद के ऊपर जो इस शहर के अवाम के साथ खेल रहे हैं और शहरियों को नुकसान पहुंच रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। ये बात नहीं हमें समझ आती। मतलब कराची शहर में हर किस्म का क्रैकडाउन होता है और हम आए दिन सुनते भी रहते हैं, रिपोर्ट भी करते रहते हैं। तो ये नशाई हजरात जो कि ढक्कन उठा रहे हैं, सालों से उनका ये कारोबार है, जाके बेचते हैं, पूरी ट्रांजैक्शन हो रही है, एक पूरी मार्केट्स लगी हुई हैं, क्यों नहीं पकड़ सके आप तक? अभी तक क्रैकडाउन इस पे क्यों नहीं हुआ जब आपको पता है कि वो मौत का बायस बन रहा है? वो किस तरह हर हफ्ते हर महीने कुछ इस किस्म की खबरें होती हैं और हम बात करते हैं और फिर के नीचे सुराख हो गया था क्योंकि सरिया सारे चोरी करके ले गए। मतलब वो पूरी दिन दिहाड़ी रात लगा के पूरे सरिये निकल रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा, वो उस वक्त नहीं पकड़े जा रहे। ये हमारे लिए मानना, बिलीव करना, आई एम सॉरी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वरना अदरवाइज आपको पता है, जो इस शहर में रहता है उसको पता है कि क्रैकडाउन किस नौयत का होता है और किस तरह होता है। हालात अब ये बता रहे हैं डिप्टी मेयर साहब के आपके वादे ऑब्वियसली हमारे सामने है, लेकिन हमने और भी चीज़ें देखी हैं जो टाइम पे नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई। करीमाबाद अंडरपास, केस इन पॉइंट, शाहराह भुट्टो, ये वक्त पर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते नज़र नहीं आ रहे। तो क्या आप लोगों को तशवीश है कि नहीं है कि हर प्रोजेक्ट जो है वो रेड लाइन बनता क्यों जा रहा है? व्हाट्स हैपनिंग देयर? देखिए, करीमाबाद अंडर बाईपास पर काम जारी है। कुछ मुश्किलात हमें बारिश की वजह से बारिश के दौरान हुई थी, उनको दूर कर लिया गया है। उस पर तामीराती काम भी तेजी से इस वक्त जोर और शोर से जारी है। शाहराह भुट्टो पर भी काम जारी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने वादों को वफा करें। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के अवाम से इलेक्शन के दौरान, बल्दियाती इलेक्शन में जो वादे किए, उनको इंशाअल्लाह ताला इस साल पाए तकमील तक बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर यकीन नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ काम कर कर अपने वादे को वफा करेंगे। चलिए सब इज्तिमाई दुआ करते हैं हम। हाँ, ये जैसे बारिशों के लिए होती है ना, तो इसके लिए भी होगी, बिकॉज एंड इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग। बहुत अरसा हो गया। अल्लाह करे हो जाए। अब्दुल्ला मुराद साहब, बारिश भी नहीं हुई ऐसे बड़े दिन से, बारिश अच्छा जी, ऐसा हो गया। सो अभी क्या है हमारे पास भाई? साइबर क्राइम से मुताल्लिक आपको बताना चाहते हैं कि हुकूमत ने ऑनलाइन जराइम का मुकाबला करने और इंटरनेट सारिफीन को ज़्यादा महफूज माहौल देने के लिए सूबाई सतह पर सिंध में साइबर क्राइम यूनिट कायम करने का मनसूबा बनाया है। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत से सिंध पुलिस को पीका एक्ट 2016 की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इख्तियारात देने की भी दरख्वास्त करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कारकर्दगी पर आपको पता है NCCIA पर बहुत से सवालात हैं। मतलब सरफराज चौधरी और स्टोले ने जो बेड़ा गर्क किया है इस इदारे का, वो तो तारीखी ही है, वो अब तारीख में दर्ज हो गया है। बात हो गई है थैंक्स टू डक्की भाई कि वो अब सारों को समझ आ गया होगा कि उधर हो क्या रहा है। एजेंसी के कई अफसरान हाल ही में बदनवानी के इल्ज़ाम में आपको पता है मुअत्तल भी हुए हैं। अब सूबाई सतह पर बनने वाला यूनिट क्या करेगा, ये ज़रा सवाल है। सिंध में साइबर क्राइम्स की रोकथाम होगी या नहीं होगी, सहाफ़ती हलकों को तशवीश हो रही है। आज़ादी इज़हार राय पर भी एक तलवार आपको पता है हमारे यहाँ लटकती महसूस हो रही है, लटक रही है। अच्छा, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि साइबर क्राइम यूनिट कायम करने के लिए वफाकी हुकूमत से जल्द इजाज़त भी ली जाएगी और वफाक से दरख्वास्त की जाएगी कि वो सिंध पुलिस को पीका एक्ट 2016 की दफ़ा 3 से 23 के तहत जराइम पर कार्रवाई का अथॉरिटी दे दें। अब हाउ इज़ दैट गोइंग टू वर्क? बिकॉज ऑलरेडी आई एम सॉरी टू से ये NCCIA जो है थोड़ा सा टेंट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इट। फरिया अजीज़ बानी बोलो भी डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। ज़रा पहले तो उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। फरिया, पीका कानून और इसके नफाज के लिए वफाकी साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाइयाँ पहले दिन से ही काफ़ी मुतनाज़े हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो आपके ख्याल में इस एजेंसी से जो नताइज हासिल करना थे वो क्यों नहीं मिल सके और ये मज़ीद कंट्रोवर्सी में क्यों चली जाती है ये एजेंसी? देखिए, शुरू दिन से जब पीका को लाया जा रहा था और ये 2015 में जिस वक्त ये बिल की शक्ल में आया था, तब से ये मुतनाज़ा भी था और ये भी कहा जा रहा था कि इसके जो मकासद बताए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि ख़वातीन को जो हिरासत किया जाता है, तो या टेररिज्म है ऑनलाइन, या फिर ये अब देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड, तो ये इसलिए नहीं कानून लाया जा रहा। और अब इसके तकरीबन हम 9 साल
गुजर चुके हैं। FIA इसमें तफ्तीशी इदारा थी, फिर NCCIA को क़याम दिया गया, और ये हमने देखा है कि जो क्राइम्स हैं वो तो बढ़ते गए हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिली है, जिन्होंने कंप्लेन भी किया है अदालत के प्रोसेस से भी गुजरे, क्योंकि मकसद कभी भी आवाम के लिए इस कानून और इन इदारों को बनाना था ही नहीं। हमने देखा है कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो FIA हो या NCCI हो। जो सियासी केसेस होते हैं उनको तरजीह दी जाती है, जो अवाम के केसेस होते हैं वो उनको नहीं तरजीह दी जाती। तो बुनियादी तो यही इसका इशू है कि आप जितने भी इदारे बना लें, जब तक कि आपके उसका जो मकसद है वो नहीं होगा, आप तरीके से उसको, जो बार बार ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इन सियासी केसेस के लिए तो आ जाते हैं और उनमें फौरी तफ्तीश और FIR तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बाकी हैं, जो इसका एक काम जो प्रिवेंशन इसके नाम में है, लेकिन कोई भी प्रिवेंटिव एलिमेंट इस कानून और इसके में है नहीं। प्रिया साहब, आप ज़ाहिर खबरें हैं कि हुकूमत NCCIA की तर्ज पर सूबे की सतह पर एक इदारा कायम करना चाहती है। आप समझती हैं कि सूबाई सतह पर ऐसे इदारे कायम होने चाहिए, इससे बेहतर साइबर क्राइम जो हो रहा है उसका खात्मा हो सकता है? देखिए, पीका के तहत पहले FIA जो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको ये इख्तियार दिया गया था और उसको डेजिग्नेट किया गया था कि ये एक तफ्तीशी एजेंसी होगी। उसमें फिर साइबर क्राइम सर्कल्स जो थे इनके मुख्तलिफ शहरों में थे, लेकिन उस वक्त भी ये मसला हमेशा रहता था कि देखें, पहले जो शुरू के साल थे, मिसाल के तौर पे 2016-17 में जब केसेस थे, तो हैदराबाद से भी वो कराची लोगों को आना पड़ता था, वहाँ तक भी एक साइबर क्राइम सर्कल नहीं था। तो इन थियोरी तो आपको डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल जिस तरीके से अडॉप्शन है, जिस तरह से क्राइम्स हैं, होना चाहिए, लेकिन ये जो फेडरल और प्रोविंशियल का फ़र्क है, देखें कानून वाज़े है। कानून में 2016 में FIA को डेजिग्नेट किया गया, उसके बाद NCCIA को अब तरमीम के ज़रिए FIA को हटा के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया है। 2023 की तरमीम में पुलिस को इस हद तक कि वो कॉग्निजेंस लेके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफ़र फिर भी FIA को करना था। 2025 की तरमीम ने पुलिस के इख्तियार ख़त्म कर दिया है। तो पहली बात तो जो भी आपको करना होगा वो दोबारा से कानून में तरमीम के तहत करना होगा कि किसका इख्तियार होगा। अगर आप प्रोविंशियल अथॉरिटी सेटअप कर भी देते हैं तो पीका के तहत तो इस वक्त सिर्फ NCCIA ही कर सकती है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर कराची में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी फ़ोन छिन जाता था तो CPLC को भी कंप्लेन कर देते थे। आपको चाहिए होगा कि ये एक इन टैंडम ये चीज़ चले ताकि आम लोग इसमें इनकन्वीनियंस ना हो, ये उन पे ना आए कि किसकी जुरिस्डिक्शन है, किसको हम कंप्लेन करें, उस कंप्लेन का आगे होगा क्या। आपने वो मैकेनिज़्म सेटअप करने, जिस तरीके से अडॉप्शन है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं और आगाही की भी ज़रूरत है, प्रिवेंशन की भी ज़रूरत है। एक बार हो जाने के बाद अलग वो बहुत मुश्किल होता है कि चाहे वो पैसों की रिकवरी हो, अकाउंट्स की रिकवरी हो, या फिर और जो नुकसानात उठाते हैं क्राइम्स की वजह से। तो ये अगर आप लाते भी हैं कि प्रोविंशियल सतह पे, तो आपको इसके लीगली भी चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी और पहले करनी पड़ेंगी ताकि लोगों पे ये बर्डन ना पड़े। बहुत अच्छी बात की। और लोगों को किसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, हमें इस चीज़ के लिए कहाँ जाना चाहिए, उस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी मेड सो मच मोर कन्वीनियंट फॉर देम। फरिया, ये भी बताएं कि इस पूरे मामले में बहुत से लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक और हमले का ख़तरा भी महसूस हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, वो भी समझ नहीं आता कि कैसे बर्दाश्त किया जाए, कैसे रोका जाए। तो क्या आप सजेस्ट करती हैं, हल क्या है, कैसे सबके लिए काबिल कबूल साइबर वर्ल्ड जो है वो तख्लीक की जाए? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के और जो जिस वक्त जो बयानिया था पीका को लाने का कि ये सोशल मीडिया बेलगाम है, इस पे बेबुनियाद तस्दीक के बगैर मवाद आ जाता है, तो इन 9 सालों में वो क्या कानून आने से ये चीज़ें कम हुई हैं, बेहतर हुई हैं, रुक गई, या हमने देखा है कि इसका गलत इस्तेमाल, और गलत इस्तेमाल तो क्या, मेरी नज़र में तो पीका इसी मकसद के लिए लाया गया था कि ज़ुबाबंदी हो। आप देखें कि जो आपको प्रोसेस होता है, चाहे वो CRPC राइट्स ऑफ एक्यूज़, वो आज आपको हासिल नहीं है, और दूसरा पीका की जिस तरह की शिकें हैं, वेग हैं, किसी भी चीज़ पे आपको कानून पढ़ के ये नहीं समझ आता कि क्या जुर्म है, क्या जुर्म नहीं है, और वो भी जुर्म बना दिया गया इन सालों में जो कि उसके लैंग्वेज ऑफ द लॉ में ऑफेंस भी नहीं है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे कानून का नफाज होगा
और उसके अलावा बिल्कुल सोशल मीडिया पे सब मुतासर होते हैं, ख़वातीन मुतासर होती हैं, सहाफ़ी मुतासर होते हैं, डिसइंफॉर्मेशन का वो भी निशाना बनते हैं या हरासमेंट का। लेकिन इस कानून ने उसके लिए क्या किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इदारे हैं वो उस तरफ कितने इनकी तवज्जो गई है, जो केसेस इनके पास लाई भी गए हैं, बजाय उसके कि जो इन्होंने सियासी मकासद के लिए केसेस बनाए, इस कानून को इस्तेमाल किया। या और मैं ये सिर्फ नहीं बोल रही कि सिर्फ सहाफ़ी, आम लोगों के आप केसेस देखें जो हरासमेंट के हों या और किसी चीज़ के या फाइनेंशियल फ्रॉड के हों, वो कहाँ जो है उसको सॉल्व किए गए हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बाइनरी नहीं है कि कानून आने से ये बेहतर हो जाएगा। ये एक ऑब्वियसली एक आपका पूरा एक लार्जेस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इदारे नए बना देने से या कानून और ले आने से ये मसले का हल नहीं है, बल्कि इसने और मज़ीद चीज़ें बिगाड़ी हैं। जो हमने देखा कि आज NCCIA को जो बनाया बगैर सोचे समझे, फिर रिसोर्स की बातें होती हैं, और फिर NCCI और FI के अंदर ही अब जो खबरें आ रही हैं कि जो करप्शन के, तो ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। एक आपको गुडविल इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होगी और सोच समझ के कि टेक्नोलॉजी कैसे प्रोसीड कर रही है, आपने क्या चीज़ें प्रोसीजर्स रखने हैं और फिर किस तरीके से आवाम के लिए ये लेके आना है, ना सिर्फ कि सर्टन पॉलिटिकल एलीट्स के लिए ये कानून आए। बहुत अच्छी तरह आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। मतलब इदारे बनते चले जाए और आवाम को फिर भी एतबार ना हो कि इन पे किस तरह जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुडविल जो आप कह रही हैं ना वो एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। इन इदारे, इन कवानीन बनने के बाद क्या फेक न्यूज़ फैलना बंद हो गई? क्या हिरासानी के वाक़यात कम हुए? और जो हरासमेंट हुई इन द पास्ट और जो केसेस आए, क्या वो हल हुए? कोई सेटिस्फाई हुआ उनसे? मतलब ये सारे इन वाक़यात में कमी आई है या इजाफा हुआ है? इन वाक़यात में सर्टेनली इजाफा हुआ है। पीपल हैव बीन रिप्ड ऑफ मिलियंस ऑनलाइन। फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो एक अलग लेवल पे पहुंचे हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तो उनके क्या फैसले हुए हैं? लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गवा चुके हैं और आज तक इंक्वायरी नंबर लगने के बाद वेट कर रहे हैं कि उनको पैसों की रिकवरी हो जाए। नहीं, वो नहीं हो रहा। सो इट इज एज सिंपल। तो ये इदारा खेलना छोड़ें और जो हैं उनको इफेक्टिव बनाएं ताकि वो आवाम के लिए काम करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। जी, और शानदार कामयाब तारीखी इनेकाद हुआ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में। थोड़ा सा कंपैरिजन हम इसलिए देंगे बिकॉज ये हम कराची की बात कर रहे हैं और कराची के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। और वैसे तो मुल्क में आपको पता है हर किस्म के मेले होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन 2 दिन पहले ये जो इवेंट खत्म हुआ है ना, ऐसी कोई मिसाल है ही नहीं तारीख में। ऐसी मिसाल कराची की आप क्या बात कर रही हैं? पूरी दुनिया में ऐसा कोई और आपने खुद ही देख लिया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको हम जितनी मुबारकबाद दें कम है। ज़ाहिर है पूरा शहर, हुकूमतें, इदारे, एम्बेसीज, काउंसिलेट सभी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। व्हेन इट स्टार्टेड ना, मतलब हमने पिछले साल भी देखा और इस मर्तबा मल्टीपल टाइम्स बड़ा हो गया ये फेस्टिवल। हमें भी यकीन नहीं होता। आपको कैसे यकीन होता है कि ये आप कर लेंगे और आप कर गुजरते हैं? मुझे कोई यकीन नहीं होता कि मैं कर गुजरूंगा, नहीं कर गुजरूंगा। मतलब बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है मैं वे तमाशा है लबे बाम अभी। मैं अगर कोई ये समझता है कि मैं कोई उसका ब्लू प्रिंट बनाता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। बस मुझे लगता है हो जाएगा और मुझे लगता है कि जितना भी बड़ा हो जाए तो ये हो जाएगा। और कोई ऐसी बड़ी टीम मेरे पास नहीं है। आपको पता है कि इस शहर की यूनिवर्सिटियों के इंटर्न, बच्चे, वॉलंटियर्स, कुछ मेरी कोर टीम इन्वेस्टेड होते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपने भी देखा है, पूरा महीना ही हमारे पास जो है फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर गेस्ट जो है आर्टिस्ट आते रहे हैं। अब हम तो तारीफ अपने इवेंट की कर ही लें, लेकिन जो वो तारीफ करते थे उनके लिए भी दिस वाज आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही आप कह लें। देखें, ये एक बड़ा यूनिक सा फेस्टिवल था कई लिहाज से। एक तो ऐसा था कि कोई दुनिया की बड़ी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कोई गवर्नमेंट, कोई मेयर किसी शहर का, कोई लंदन का या न्यूयॉर्क का इसके बैकअप पे नहीं था। और कोई उस तरह का सीन नहीं था कि दुबई से इवेंट मैनेजर आए हुए हैं और यूके से फलां आए हुए हैं। ये एक ऐसे अदारे ने किया है जो आपके शहर का एक अदारा है और आहिस्ता आहिस्ता उसने बल्कि बड़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और पिछले 20 साल में आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली और फिज़िकली अपग्रेड करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके इस काबिल बनाया कि पहले सिटी लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे और अब इंटरनेशनल लेवल का। और आप गूगल करें, AI करें,
कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपके करीब तर भी कोई दूसरा फेस्टिवल था। अब वर्ल्ड कल्चर कैलेंडर का एक अहम इवेंट बन गया। किस लिहाज से ये यूनिक था? एक तो ये कि इसके जो थीम थे ये बहुत वोकल था, ये जंगों के खिलाफ था, ये इंटरनेशनल पीस के लिए था, ये हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट जिसमें बच्चे मारे जाएं, ये वुमेन हरासमेंट के खिलाफ, बच्चों की जो के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ, ये जो मजलूम कौमियतों के, इसमें कई ड्रामे ऐसे थे जो कॉलोनियलिज्म का जो एक इम्पैक्ट था अफ्रीका पे, लैटिन अमेरिका के, उसके हवाले से थे। ये खाली इंटरटेनमेंट नहीं थी, ये एक पूरी फ्रेटर्निटी क्रिएट हो गई है 142 मुल्कों के लोगों की, आर्टिस्टों की, जो बिलीव करते हैं इस बात पे कि दुनिया को पुरअमन होना चाहिए। वो हर तरह की दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, हर तरह की जंगों को और वायलेंस को कंडेम करते हैं, और सप्रेस क्लासेस के खिलाफ जो कुछ होता है वो पाकिस्तान से ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। वो ये भी एजुकेशन है कोई शाह साहब, क्योंकि हमारे शो पे भी जब आके बताते थे ना कि थिएटर है क्या, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन, मतलब साउथ अमेरिका से लोग आए, अफ्रीका से लोग आए, फलस्तीन से लोग आए, ऐसे मुल्क थे जो हमने सुने भी नहीं। यस दैट्स ट्रू, हमें भी बड़ी। तो ये दिस फेस्टिवल वाज विद अ पर्पस, और इसके 2-3 बातें हुई हैं। अब हम बार बार जिक्र तो नहीं करना चाहिए, आपने अभी सवार मोहम्मद शहीद आपने अभी किया, तो ये एक ताल्लुक है बड़ा। बात यह है कि अभी 7 मई को जो हम पे जो इंडिया ने हमला कर दिया रातों रात बुज़दिलाना, और 4 दिन में एक ऐसा सिनेरियो चेंज हुआ है कि पाकिस्तान को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। वो समझते थे कि ये तो एक फूंक मार के उड़ा देंगे, और उसने पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान के लोगों को भी हैरान किया है। उनका भी वो जो एक था ना कॉन्फिडेंस, वो शेक कर गया था कि पता नहीं पाकिस्तान की फ़ौज अब लड़ने के काबिल है या नहीं है। एकदम से जो चेंज हुआ और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह से धूल चटाई और वन साइडेड जंग में तब्दील हो गया, और उसके बाद आप देखें कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पाकिस्तान की तरफ चेंज होना शुरू हो गई। ये मैं जंग को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो सारी जंगों के खिलाफ हूँ, लेकिन एक डिग्निटी के साथ किसी कौम को रहने के लिए, जबकि उसके नेबर इस किस्म के हों, जारियत पसंद होना बड़ा जरूरी है। तो उसके बाद ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पाकिस्तान का अटैक था, अटैक इन अ गुड वे, कि सिर्फ हमारी फौज नहीं भाई, हमारे पास एटमी हथियार आर्ट्स काउंसिल के पास तो नहीं है, लेकिन जो आप टूल यूज करते थे हमारे खिलाफ, वो जो हमारा कल्चर है, हमने 142 मुल्कों से लोगों को लाके एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। वही जो न्यूयॉर्क के शहरी, जो लंदन के शहरी लाखों की शक्ल में अपनी हुकूमतों के खिलाफ जुलूस निकालते थे, गजा के मजलूम लोगों के साथ दुनिया में जो भी मजालिम हो रहे हैं, वो सारी दुनिया यूनानिमसली एक पेज पे खड़ी हो गई। और ये जो शुरू से मैं कहता था आपके पास आके कि कल्चर की जो पावर है वो किसी भी हथियार से ज़्यादा मजबूत है, तो हमने ये पाकिस्तान के लिए 78 साल में सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर की है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस इसका 10% भी नहीं कर सकता। दिस इज हिस्टोरिक, मतलब दुनिया में 140 से ज़ायद ममालिक का कराची में आना, पाकिस्तान में आना, दुनिया के हर कोने से रिप्रेजेंटेशन होना, और हम सॉलिडरिटी शो करना हमारे साथ। एंड कैनन भी सेड, जो वो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, जो वो आर्ट अपना लेके आए थे, they also had a meaning. वो हाँ, it was very meaningful, वो उन्होंने दुनिया में एग्जिबिट किया हुआ था। तो लिहाजा अगर कोई प्ले पेरिस में चला है, कोई थिएटर, तो वो ही कराची में भी चल रहा था। So that was beautiful कि कोई चीज ट्वीक नहीं हुई। This is exactly what they do over there, which they brought to Pakistan, and Pakistani people loved it. They lapped it up. मतलब and हमारा अपना कल्चर, 1000 पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो दुनिया के सामने पेश हुए, उस्ताद नूर बख्श की बात कोलैब भी कराया हमने, और कोलैबोरेशन हुई, और क्या-क्या कोलैबोरेशन हुई, वर्कशॉप्स हुई, नौजवानों को कितना। दूसरी बात ये हुई कि देखिए, अडम्बरा में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो म्यूजिक का फेस्टिवल होता है। थिएटर का रोमानिया में कोई फेस्टिवल है वो थिएटर का फेस्टिवल। ये एक और यूनिक बात ये थी कि ये साइमल्टेनियसली 5 फेस्टिवल चल रहे थे एक साथ, ये एक फेस्टिवल नहीं था।
एक म्यूजिक का फेस्टिवल था, एक डांस का फेस्टिवल था, एक थिएटर का था, एक स्कल्पचर एंड म्यूरल आर्ट और फाइन आर्ट का था, और एक फिल्म का था। 3,500 फिल्में सारी दुनिया से रिसीव हुई, 100 से ज्यादा हमने अवार्ड याफ्ता फिल्में चलाई, और ऑस्कर विनर फिल्म आखिर में हमने फलस्तीन की चलाई, हमने कश्मीर पे फिल्में चलाई, तो और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के हवाले से। शाह साहब, बॉटम लाइन ये है कि इतना कुछ हुआ कि परहैप्स हम अभी इतना कुछ हुआ नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा उन जजीरों पर भी गया जहां पर पाकिस्तान का नाम इससे पहले नहीं पहुंचा था, और यही हमारा मकसद था। Thank you for doing this and keep doing this. And आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, लेकिन उस पे किसी अगले और दिन बात करेंगे। अगले हफ्ते आपको ज़हमत देंगे, उसकी तफसील भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का हम नारा जरूर लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। We're gonna see you Monday 9 AM. Be there.